नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम देख रहे हैं आप। इस कार्यक्रम में हम सुगम्य भारत अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से दिव्यांगों के लिए तैयार किया था। दिव्यांगों तक क्या वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं, उसका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, और क्या लगता है कि और किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। एक बार फिर से हमारे साथ आज मुकेश कुमार जी मौजूद हैं जो कि SBI के अधिकारी हैं। पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम, और आप दर्शकों सभी का मेरा नमस्कार। मुकेश जी, सुगम्य भारत अभियान के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की चीज़ें आप देख पा रहे हैं। सुगम्य भारत अभियान जो कि प्रधानमंत्री की एक अद्भुत योजना है, अद्भुत ये एक अभियान है जिसे दिव्यांगों के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। क्या लगता है आपको कि कितना लाभ मिल पा रहा है, किस तरह का लाभ मिल पा रहा है? हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये योजना शुरू हुआ था। जैसे कि नाम से ही पता है, सुगम्य भारत मतलब ऐसा भारत का मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे दिव्यांगजनों की एक्सेसिबिलिटी हो, उनको घूमना फिरना, पढ़ना लिखना और उनका जीवनचर्या, जीवन शैली जो है वो आरामदायक हो, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि ये कोशिश किस हद तक लोगों तक पहुंच पा रही है, ये बड़ी बात है। नो डाउट प्रयास जो हुआ है वो सही दिशा में है, और कुछ कुछ फील्ड में ज़रूर इसका असर दिख भी रहा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको बोल सकता हूँ कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी अच्छा हो गया है। और दिल्ली मेट्रो का मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे सरकार को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकायदा मैं ये कहूँगा कि जो निचले स्तर के जो नौकरशाह हैं या फिर जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम है, जैसे अपना अगर बिहार की बात करें तो जहानाबाद, अरवल, मैं अरवल से बिलोंग करता हूँ जी। तो वहाँ पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चलना फिरना तो दूर की बात है, आपको वहाँ पे अगर कुछ काम है तो लोगों के अंदर सेंसिटाइजेशन ही नहीं है। मतलब एक होता है कि हाँ दिव्यांगजन है तो इनको हेल्प की ज़रूरत है या सही गाइडेंस की ज़रूरत है जी। तो ये चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट होते हैं, सपोज ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक जैसे हमारे बैंक में होता है ग्राहक मित्र करके, तो उसी टाइप का कोई एक गाइड हो जहाँ पे वो जाए, सलाह ले, उनको गाइड करे, उनकी हेल्प करे। सपोज करिए एक फॉर्म भरवाना है, अगर ब्लाइंड अगर कोई जाता है किसी भी ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, उसको फॉर्म अगर अकेले हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा, किसी की हेल्प उसको लेना ही पड़ेगा जी। तो ऐसे जगहों पे कोई अगर वाकई में ऑफिशियली हेल्प करने वाला बंदा हो तो मेरे को लगता है काफ़ी काम आसान हो सकता है। आसान हो सकता है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है मुकेश जी ने। मुकेश जी का साफ तौर से कहना है कि देखिए शुरुआत तो हुई है, प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को शुरू करके जो देश में एक बदलाव लाया है, वो बदलाव वाकई जो है काबिल तारीफ होती है। बहुत सराहनीय योजनाएं हैं, सराहनीय अभियान है और दिव्यांगों को इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्तर हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां थोड़ी चूक है अगर, तो उन चूक को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण भी पेश किया है। वो बता रहे हैं कि अगर कोई दिव्यांग अगर वाकई जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए तो उसे उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए जिसे वो खुद से अगर ना फिलअप कर पाए तो कोई सहयोग उन्हें करे। मुकेश जी, एक बात बताइए, इस सुगम्य भारत अभियान के तहत बात की गई थी परिवहन की, बात की गई थी सूचना की, सूचना एवं संचार की, कई तरह की बातचीत की गई थी। जी। लेकिन अगर मैं परिवहन की खास तौर से बात करूं तो क्या लगता है कि कितनी सुगमता देखने को मिल रही है? अगर मैं खास तौर से, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम बिहार की ही बात कर लें तो क्या लग रहा है? मैम, ये जो आपने ऐसा सवाल किया है, जो अगर ये दोनों पे अगर वाकई में अच्छे से काम हो जाए
तो मुझे लगता है कि 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपका पहला पार्ट को लेते हैं, आपने बोला परिवहन। जब कोई एक दिव्यांगजन अपने घर से बाहर निकलेगा तभी वो दुनिया देखेगा, तभी वो पढ़ाई कर सकता है और तभी वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है। दूसरा बात, आपने सूचना प्रौद्योगिकी की बात किया। आज डिजिटल ज़माना है, लोग घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। कोरोना के बाद तो और इस पर प्रेफरेंस मिला है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है ये आइडिया जी। लेकिन सवाल ये है कि दिव्यांगजन कितना अपने आप को डिजिटली जोड़ पा रहे हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, या क्या उनके पास वो डिवाइस अवेलेबल है कि वो ऑनलाइन या डिजिटल जो मटेरियल है या स्टडी करना है या फिर उनको कोई फॉर्म फिलअप करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, व्हाट्सएप, क्या उनके पास। अच्छा मुकेश जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगी आपको। हम परिवहन वाले पर आगे चर्चा करेंगे। अभी जो आप मुझे बात बता रहे हैं उस पर जरा मुझे बताइए कि आप किस तरह के डिवाइस की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, या एक मैं आपसे जनरल सवाल पूछती हूँ, अगर मान लीजिए किसी सरकारी विभाग की परीक्षा में आप बैठे हैं और सरकारी विभाग की परीक्षा में कोई आम आदमी भी बैठा है, तो किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी जो अभी हमारे दर्शकों को जानने की ज़रूरत है? किस तरह की चीज़? आपने जो सवाल पूछा, दो पार्ट में मैं इसका आंसर देता हूँ जी। पहला पार्ट कि आपने पूछा किस टाइप के डिवाइस की ज़रूरत है। बिल्कुल। आज एंड्रॉयड का ज़माना है। एंड्रॉयड में काफ़ी सारे ऐसे ऐप होते हैं या भी हैं जो एक्सेसिबिलिटी को लेकर फीचर स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि जहाँ पे ब्लाइंड जाए तो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है JAWS जॉज या फिर टॉकबैक बोलते हैं। टॉकबैक जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मेरे हर किसी के एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, वो इनबिल्ड होता है। मैं दर्शकों को बताता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको कैसे यूज़ करना है। आप फ़ोन ऑन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको दिखेगा टॉकबैक, वो ऑफ रहेगा, उसको ऑन कीजिएगा तो जो भी आप फ़ोन में कीजिएगा वो आपको बोल के बताएगा, रीडिंग करके बताएगा। मैं उसी एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो ये एक्सेसिबिलिटी है, रीडिंग का जो बात है, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशली इस एक्सेसिबिलिटी के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो काफ़ी एक्सेसिबल है। तो गवर्नमेंट अगर उन सारे एप्लीकेशंस को जो एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर सूचना से रिलेटेड है या फिर जो SSC या बैंकिंग का या कोई फॉर्म वगैरह आता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त या पढ़ते वक्त या उनका नोटिफिकेशन पढ़ना हो या कुछ भी XYZ कुछ भी हम बता रहे जो गवर्नमेंट का अपना एप्लीकेशन है जी, अगर वो उस फीचर को ऐड कर दे, एक्सेसिबिलिटी को एक्सेस कर दे, तो मुझे लगता है ये काफ़ी सारे विजुअली चैलेंज का जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपने बोला था एग्ज़ाम वाला। बिल्कुल। आज जो बंदा या जो शख्स, लड़का हो या लड़की, बचपन से ही अगर डिजिटली स्किल्ड नहीं होगा, वो तो एग्ज़ाम में मैम कोई फ़ायदा नहीं उसको डिजिटली डिवाइस देने का। वो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठा सकता है जो इसके पास नॉलेज है शुरू से ही। अब एग्ज़ाम में मान लिया अगर मैं जाता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, अब मुझे पता ही नहीं कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो वो फिर कैसे यूज़ कर पाएगा। बिल्कुल। इसका सिंपल सा इलाज ये है कि जैसे अभी जो भी ब्लाइंड है वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनको स्क्राइबर की ज़रूरत होता है, तो स्क्राइबर में भी ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत हौच पौच है। अच्छा। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। BPSC का मैंने एग्ज़ाम दिया था 2014 में। डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज मैं श्योर था कि मेरा निकल जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये था कि सर्कुलर ये कहता है कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो आप एक क्लास नीचे यानी कि BA सेकेंड ईयर तक का आप स्क्राइब ले जा सकते हैं जी। लेकिन सेंटर वालों ने मुझे स्क्राइब ना देके मेरा खुद अलाउ ना करके उन्होंने अपना दिया। ये पटना के ही मैं बता रहा हूँ मैम। और उन्होंने 8वीं क्लास का बंदा का अपना ही कोई उनका स्टाफ का बंदा था जी, जो 8वीं क्लास का था। आप बताइए 8वीं क्लास का बंदा क्या BPSC का एग्ज़ाम तालमेल के साथ लिख पाएगा एक BPSC का?
क्योंकि जो हम बोलेंगे, मेरा इंग्लिश मीडियम था तो नहीं वो समझ पा रहा था, तो मेरा इस तरह रह गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्या कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा हो तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप सुगम हो जाएंगी, और स्किल्ड, अगर डिजिटली स्किल्ड रहेंगे तो निर्भरता दूसरे पे ख़त्म हो जाएगा। अगर शायद मैं डिजिटली स्किल्ड रहता तो मैं खुद से एग्ज़ाम दे सकता था कंप्यूटर पे, और आज लोग कुछ लोग एग्ज़ाम दे भी रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे लोग हैं जो कंप्यूटर से अपना खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं बिना स्क्राइब के। अच्छा, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात मुकेश जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जो देश से उनकी मांग है डिजिटल होना, उस पर खास तौर से जोर देने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश जी कि अगर आप डिजिटली नॉलेजेबल रहते हैं तो आप भी परीक्षा दे सकते हैं, तब आपको कहीं चूक की नौबत नहीं आएगी। मुकेश जी सही कहा ना मैंने? हाँ मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि मान लिया मेरे पास नॉलेज होने के बावजूद भी किसी के निर्भरता की वजह से अगर मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा हूँ या मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो ये किसकी फिर गलती है? सिस्टम की गलती। जी बिल्कुल। मुकेश जी एक बात बताइए, अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे उसके पहले हमने परिवहन पर चर्चा की थी, उस टॉपिक को मैंने आगे बढ़ा दिया था। परिवहन के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की सुगमता देखने को मिल रही है? क्या मिल रहा है? क्या और मिलना चाहिए? मैं चाहता हूँ मैम कि जैसे दिल्ली मॉडल अगर हर जगह लागू हो जाए तो काफ़ी जो बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, ऐसे जगहों से जो दिल्ली में जाके ब्लाइंड पढ़ते हैं वो शायद माइग्रेट करना कम कर देंगे। वहाँ पे क्या है कि डीटीसी बस में उनका पास फ्री होता है तो ट्रैवल उनका फ्री होता है। दूसरा कि वहाँ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, वहाँ एडमिशन लेना कंपैरेटिवली इजी है, अकोमोडेट करना इजी है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ कौन बंदा जो दिव्यांगजन है, अगर उसके पास ऑप्शन है कि दिल्ली में जाकर वो पढ़े और वो यहाँ बिहार में पढ़ना चाहेगा, कम से कम मेरे को अगर ऐसा कोई बोलेगा तो बहुत तकलीफ़ होगा। वो इसलिए मैम कि बिहार में एजुकेशन का जो हालत है, मैं इसलिए ये नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। आप बिल्कुल मुकेश जी, बड़ी बात यही है, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर हर लोग ऐसा सोचें कि मैं बिहार में हूँ या मैं किसी दूसरे स्टेट में हूँ, मैं वहाँ नहीं पढ़ करके किसी ऐसी जगह में पढ़ूँगा जहाँ पर मुझे फैसिलिटीज़ मिले, तो फिर तो मुश्किल की बात है। इसमें यही किया जा सकता है कि आखिर शिक्षा के स्तर में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर ज़रा हम चर्चा करें। तो ये बताइए कि किस तरह की सुविधाएँ मिलनी चाहिए, किस तरह का शिक्षा का स्तर होना चाहिए? एग्जैक्टली मैम, मैं वही बात बता रहा था। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो गया। कोई नहीं, आप बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे रह के पढ़ें और हमारे वो सुविधा, हमारी ज़रूरत तो पूरा हो रहा है, तो कोई नहीं अपने देश, अपने प्रदेश को छोड़ के क्यों कोई जाएगा? बिल्कुल, कोई नहीं जाना चाहेगा। अब ट्रैवल का हो गया, एजुकेशन का हो गया, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा, जो एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहा है उन एनजीओ को रिकॉग्नाइज करके उनको फंडिंग वगैरह करे, या फिर जो उनके अपने सोशल स्कीम है उस पर एक नज़र दौड़ाए कि अगर उनको फ़ंड उन्होंने सैंक्शन किया है तो क्या वो फंड लोगों तक पहुंच पा रहा है, या फिर जो सक्सेसफुल बंदे हैं क्या उन्होंने उस चीज़ का लाभ उठाया, या फिर नहीं उठाया तो उनका फ़ंड फिर कहाँ जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें, अगर इन सब चीज़ों को अगर वेरीफाई किया जाए तो सरकार को अपने आप आंसर मिलेगा कि उनको कहाँ पे कमी है। सरकार की नो डाउट प्रयास बहुत अच्छा है, नियत अच्छा है जी, लेकिन हर जगह पे तो गवर्नमेंट नहीं बैठी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने कि प्रयास बहुत अच्छा है, वाकई सराहनीय पहल भी है और प्रधानमंत्री की कोशिश तो काफ़ी अच्छी है, दिव्यांगजनों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रहा है, लेकिन ज़रूरत है कुछ स्तरों पर जहां चूक हो रही है उस चूक को दूर करने की। एक बात बताइए मुझे मुकेश जी कि परिवहन के बारे में हमने चर्चा की है, हवाई अड्डा पर आप गए हैं, क्या लगता है कि किस तरह की वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही है और क्या फैसिलिटीज़ मिलने की ज़रूरत है? क्योंकि आप खुद भी, आपको आँख से तकलीफ़ है, तो आपने क्या पाया वहाँ पर? मैम इसको भी दो तरीके से हम समझते हैं जी। पहला कि क्या जो दिव्यांगजन है कितने % ऐसे है जो हवाई अड्डा जाने की उसको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो दिव्यांगजन होते हैं वो मार्जिनलाइज सेक्शन से होते हैं जी, गरीबी उनके पास होता है। अब
उनके पास क्या इतना पैसा है कि वो फ़्लाइट यूज़ कर सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं? जी। अगर सवाल हाँ है तो फिर उनको स्कॉलरशिप ये सब बाकी सारी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। दूसरा बात, अगर वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, मान लें मैं खुद सक्षम हूँ, मुझे सरकार की स्कॉलरशिप या फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है और मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट सुधार हुआ है। वहाँ पे हेल्प भी करते, मैं पटना एयरपोर्ट गया था तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरे साथ आई साइड प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हेल्पर भी दिया था जी। तो वहाँ पे तो सुधार है, एक्सेसिबिलिटी में सुधार है, लेकिन फेयर इतना ज़्यादा होता है। आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले भी अगर आप बुक करते हैं तो ये मुश्किल होता है। जो दिव्यांगजन है, मैं चाहूँगा कि जिस तरह कंसेशन मिलता है रेलवे में या बस में, अगर इसमें भी अगर उन लोगों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके लिए, जो सक्षम है उनको तो लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनको वाकई में ज़रूरत है, इस मुद्दा पे भी सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुकेश जी, अगर हम खास तौर से महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें, दिव्यांग उन बच्चियों की, उन महिलाओं की जिन्हें वाकई तकलीफ़ है, सुदूरवर्ती इलाकों की बात करें, तो क्या लगता है कि वहाँ कितना प्रतिशत इन चीज़ों को देखने के लिए मिलता है कि परिवार सहयोग करता है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है? किस तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत है? मैम, आज भी आप देखते होंगे, हम लोग इतना डेवलप हो गए हैं, लिबरल होने के बावजूद भी, एजुकेशन होने के बाद भी, आज से 20 साल पहले और आज में बहुत अंतर है लोगों की सोच में। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल, आप लड़कियों का आज भी आप देखिए, जन्म देने से लोग घबराते हैं, नहीं जन्म देना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं लड़कियों के साथ। जो एक सक्षम है लड़की, जो दुनिया में सारा नाम कमा रही है, उनको अगर बोझ समझा जा रहा है, तो आप एक बात के लिए ये सोच के देखिए कि दिव्यांगजन को किस नज़र से लोग देखते होंगे। बिल्कुल। तो ये दिक्कत यहीं पे है कि बहुत सारे दिव्यांग हैं जो कमा रहे हैं, अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, मिसाइल काम कर रहे हैं, इतने बावजूद भी अभी माता पिता को या फिर उनके जो भी रिलेशन में है, आस पड़ोस भाई बंधु जो है, उनको वो विश्वास नहीं आया है जो एक आम इंसान पर, जिनको आँख से या पैर से, कान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पे जितना होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना अपने बाकी बच्चों पे भरोसा करते हैं, उतना आप उन पे भी कीजिए। 100% वो कोई आदमी निकम्मा नगारा बन के नहीं जीना चाहता है, कोई किसी पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता है। आप उसको रास्ता दिखाएंगे तो वो आप 2 करेंगे तो वो अपने लिए 4 करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। तो आदमी कौन अपने लिए नहीं करना चाहता है? एक सक्षम आदमी दूसरों की मदद कर सकता है, वो जब सक्षम होगा तभी आपका मदद करेगा, नहीं तो बोझ बन के फिर हमेशा उसका ज़िंदगी रहेगा। और माँ बाप ये भी सोचता है कि नहीं, मेरा बच्चा है, हम जैसे तैसे इसका ज़िंदगी निकाल देंगे। तो जब तक आप हैं, जब तक तो उसका हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर आप उसके साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल, यानी कि अपने परिवार को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मुकेश जी ये बार बार बताने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ जितनी बार ये जुड़े हैं उतनी बार उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि दूसरा व्यक्ति कोई भी आपके संग ज़िंदगी में कितनी बार रहेगा, ज़रूरत है आपको स्वयं को आगे बढ़ाने की। हाँ, दिव्यांग आप ज़रूर हैं, लेकिन आप मन से दिव्यांग नहीं हैं। मैं भी कई बार इस बात को कह चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि दिव्यांगता शरीर से होती है, मन से नहीं होती है। मुकेश जी, एक बात और मुझे बताइए कि आप अपने जीवन में इस लेवल पे पहुँचे हैं, कष्ट तो आपने भी बहुत देखे होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपका परिवार, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं इस बारे में इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि ये पार्ट जो है बहुत मोटिवेशनल पार्ट होता है। तो आपका परिवार जो है, किस तरह से उन्होंने आपका सहयोग किया और क्या उससे आपको फ़ायदा मिला? मैम, इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इसीलिए मैं हर परिवार से रिक्वेस्ट करता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसा कहीं पे संभव ही नहीं है कि जो जितने भी दुनिया में दिव्यांगजन अपने भारत में, अपने प्रदेश में होंगे, उन सब के माँ बाप साथ में ही होंगे। भगवान करे उनके साथ ही हो, लेकिन कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसे दिव्यांगजन हो जिनके माँ बाप ना हो। तो जो भाई बंधु हैं, आस पड़ोस है, मैं पिछले बार भी यही बोला था कि आप प्लीज़, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है,
आप गूगल कीजिए ब्लाइंड स्कूल एड्रेस, आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करिए, वॉइस पे सर्च कीजिए कि जिनको कान से प्रॉब्लम है, जिनको पैर से प्रॉब्लम है, आप गूगल आपका 90% समस्या हल कर देगा। जो आप उसे सवाल कीजिएगा आपको गाइड करेगा, बताएगा कि इसका क्या क्या योजनाएं हैं, उस योजनाओं का कैसे लाभ उठा सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन सारे स्कीम से पर्टिकुलर एक एक करके वीडियो पड़े हुए हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसके कैसे लाभ उठा सकते हैं। आप डिजिटल जब हम बात करते हैं उसका लाभ उठाइए ना। एक ब्लाइंड है किसी के घर में, उसको ये नहीं पता है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या करें, अपने भाई के लिए, अपने भतीजा के लिए क्या करें। आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, आपको एड्रेस स्कूल का जो ब्लाइंड के लिए है, या फिर पैर से जिनको प्रॉब्लम है, या फिर कान से प्रॉब्लम है, आपको एड्रेस सहित सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे ले जाइए, एक बार मिला दीजिए। बहुत सारे NGO हैं, स्कूल हैं, आपको सिर्फ एक बार वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत है, बाकी आपका काम उसके बाद कुछ नहीं रह जाता, बाकी स्कूल देख लेता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। मेरा परिवार पहाड़गंज में एक स्कूल है, अंध विद्यालय करके, पहाड़गंज न्यू दिल्ली जी, छोटा पंच बोलते हैं, ये पहाड़गंज के पास है। तो मेरे पापा वहाँ पे ले गए। एडमिशन के बाद फिर पापा को कोई चिंता हमने नहीं दिया, स्कूल वालों ने सारा खाना पीना रख रखाव सब कुछ उन्होंने नहीं किया। तो मैं यही बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार सिर्फ आपको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, आपको ज़िंदगी भर ढोने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाकायदा वो सक्षम हो जाएगा तो खुद आपका एक जैसा बाकी बेटा आपको प्यार करता है, आपका जिम्मेदारी उठाता है, आपको सोसाइटी में उसी तरह आपका नाम ऊंचा वो भी करेगा। तो बच्चों के बारे में तो हमने बात की है मुकेश जी कि हाँ वो भी गौरवान्वित महसूस करवाएगा अपने परिवार को। आपको क्या लग रहा है कि जिस चीज़ के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, बिहार में अगर हम बात करें और कुछ ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों की हम बात करें, जो बच्चे और जिनके घर में बच्चियां होती हैं वो अपने परिवार में उन्हें परिवार तक ही सीमित रखते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह से उनके घर से निकाला जाए और किस तरह से उस तरह के परिवार को ये समझाया जाए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। ये कैसे समझाया जाए? मैं यही बार बार इसी पे मैं भी इसलिए जोर दे रहा था मैम कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये सक्षम है, ये भी कुछ कर सकता है, तब तक वो फिर आप ही पे डिपेंडेंट बन के रहेगा। आप ही मतलब माता पिता पे, अपने परिवार पे डिपेंडेंट बन के रहेगा। आप ये सोचिए उसका ज़िंदगी का भलाई चाहते हैं तो उसको रास्ता दिखाइए। दूसरा बात कि ये अगर मोह माया में लगता है कि चलो इसको नहीं दिखता, या पैर से प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम तो यही तो बोल रहे हैं कि अगर आज 5 साल 10 साल 20 साल आप जिंदा हैं, जब तक हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को तो तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, पूरा जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन ये तो संभव नहीं है ना मैम कि वो ज़िंदगी भर माँ बाप, वो बच्चा जब तक जिंदा है जब तक वो जिंदा ही रहेंगे। बिल्कुल मुकेश जी, यानी कह सकते हैं कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने इस अभियान के तहत ये कोशिश की है कि हर क्षेत्र में दिव्यांगों को सुविधाएं मिल सके, वो भी रोजगार का उनका भी सृजन हो सके, वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। और मुकेश जी भी यहाँ बैठकर यही समझाने की कोशिश कर रहे, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले परिवार अपने बच्चों को समझे, उन्हें ये समझे कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी सबल हैं सारी चीज़ों में। मुकेश जी, आज एक बार फिर मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी चर्चाएँ की और काफ़ी कुछ बातें भी बताई है हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप सभी का भी धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप बने रहें बिहार दूरदर्शन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।